सबसे पहले हम देखते हैं डिसेंट्रेशन क्या होता है। डिसेंट्रेशन ये होता है कि जब आप लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको आप अपनी नेचुरल पोजीशन से मूव कर दें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर मेरे पास ये एक कोई लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, मैं अगर इसको मूव करके जब मैं इसको किसी फ्रेम में डालूंगा, इसको सेंट्रल पोजीशन से मूव करके आगे पीछे कर दूं तो इसको हम डिसेंट्रेशन कहते हैं। जी, हम बात कर रहे थे डिसेंट्रेशन की। तो डिसेंट्रेशन क्या होगा कि जब आप लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को मूव कर दें उसकी ओरिजिनल पोजीशन से। इसकी ज़रूरत कब हमें पड़ती है? जब हमारे पास जो फ्रेम पीडी है वो इक्वल नहीं होता पेशेंट्स प्यूपिलरी डिस्टेंस। लेट्स सपोज हमारे पास एक पेशेंट है, और उसका पीडी जो है प्यूपिल टू प्यूपिल डिस्टेंस ये है 66 मिलीमीटर। ये ग्लासेस बनवाने आते हैं, ये फ्रेम पसंद करता है जो फ्रेम काफ़ी इसके फेस साइज से बड़ा है। जो ऑप्टिशियन है वो उसको कहता है कि ये फ्रेम बड़ा है, वो कहता है नहीं मैंने फैशन के लिए यही पहनना है। तो अब लेंजेस तो बनाने, अब इस फ्रेम का जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा। लेट्स सपोज ये पीडी हमारे पास होगी, जो फ्रेम पीडी है ये हमारे पास है 70 मिलीमीटर। अब हमने अगर इसी फ्रेम में लेंसेज लगाने हैं तो लेंस जो हम ऑर्डर करते हैं वो इस तरह आता है, लेंस ब्लैंक जिसे हम बोलते हैं, राउंड शेप में। अब वो उसके अंदर फिट करने, अब हम चाहते हैं कि जो लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है ये प्यूपिल के सामने हो। अगर ये प्यूपिल के सामने नहीं होगा तो प्रिज्मेटिक इफेक्ट होगा, प्रिज्मेटिक इफेक्ट होगा तो उसको ब्लर नज़र आएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि जब हम लेंस कटिंग करेंगे तो इधर से इसका ऑप्टिकल सेंटर उठा के मूव इस तरफ करेंगे, सेंटर में रख के फिर लेंस की कटिंग करेंगे और उसकी मार्किंग करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रेशन, जब आपने लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को अंदर या बाहर मूव किया। तो इस केस में हम किधर मूव कर रहे हैं? अंदर मूव कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या बात समझ आती है कि अगर फ्रेम पीडी बड़ा हो पेशेंट पीडी से तो डिसेंट्रेशन किस तरफ होगी? इन्वर्ट होगी। और अगर मैं इसका इन्वर्स करूं कि अगर पेशेंट पीडी बड़ा हो फ्रेम पीडी छोटा हो तो तब डिसेंट्रेशन जो है वो हमारे पास आउटवर्ड आती है। ये अपने पास लिख लें आप, ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में या वाइवे में पूछा जा सकता है। जब आप डिसेंट्रेशन को सॉल्व कर रहे हो कि अंदर होगी या बाहर होगी, न्यूमेरिकल अगर आपके सामने हो, तो ये एक रूल याद रखिएगा कि आइज़ कैन नॉट मूव। कैन नॉट मूव से मुराद है कि अपनी जगह से हिल नहीं सकती, इधर उधर तो आप देख सकते हैं। मतलब जो पेशेंट का पीडी है वो फिक्स्ड है, उसको आप कम ज़्यादा या इधर उधर नहीं कर सकते। आइज़ कैन नॉट मूव, ये भी अपने पास आप लिख लें। बट लेंस कैन मूव, लेंस जो है उसको आप ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हैं। ये अगर आपके माइंड में होगा तो आप ये डिसेंट्रेशन वाले सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिसेंट्रेशन निकालेंगे कैसे? जैसे यहाँ भी हमने कह दिया कि भाई फ्रेम बड़ा था, हमारे पास पीडी छोटा था, तो हमने जस्ट इनवर्ड मूव कर दिया। कितना इनवर्ड मूव करना है, क्या कुछ करना है, उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? रिक्वायर्ड डिसेंट्रेशन इज इक्वल टू फ्रेम पीडी माइनस पेशेंट्स पीडी डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास अगर फ्रेम है, फ्रेम का पीडी है 66 मिलीमीटर्स, ये पीडी हमारे पास हो गया फ्रेम का 66 मिलीमीटर, और जो पेशेंट्स पीडी है वो हमारे पास है 64। यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा अंदर करके, ये हमारे पास
पेशेंट्स पीडी होगा 64। तो अब डिसेंट्रेशन हमने कितनी करनी है, इनवर्ड डिसेंट्रेशन अगेन इधर भी हो रही है क्योंकि फ्रेम पीडी बड़ा है। तो फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, फ्रेम पीडी है 66 माइनस पेशेंट पीडी कितना 64 डिवाइडेड बाय 2 से इसलिए डिवाइड करें क्योंकि मेरे पास 2 अंक हैं, तो दोनों में इक्वली डिसेंट्रेशन करनी होगी। तो 66 में से 64 गया, 2 आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। तो 1 मिलीमीटर आप डिसेंट्रेशन करेंगे बोथ आइज में। तो रिक्वायर्ड डिसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1 मिलीमीटर्स। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर यहाँ पे हमने जनरली डायरेक्ट माइनस कर दिया था। फिर एक चीज़ होती है मोनोकुलर पीडी। मोनोकुलर पीडी ये होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका एसिमेट्रिकल फेस है, एसिमेट्री है फेस में। एसिमेट्री से क्या मुराद है कि आपने फेस देखा, आपको लगा फेस में एसिमेट्री है, तो आपने मोनोकुलर पीडी ले लिया। मोनोकुलर पीडी कैसे लेते हैं, नोज़ का सेंटर एक लेंगे, वहाँ से मेजर करेंगे इस प्यूपिल तक और यहाँ से मेजर करेंगे इस प्यूपिल तक, और इसको अलग अलग लिखेंगे। जैसे ये हमारे पास 30 मिलीमीटर आ गया, ये हमारे पास 34 मिलीमीटर आ गया, तो इसको मोनोकुलर पीडी कहा जाता है कि आपने दोनों का पीडी अलग अलग ले लिया। अब अलग अलग ले लिया, अगर ये केस हो कि राइट में मेरे पास 30 आ रहा है, लेफ्ट में 34, तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह, पीडी इज इक्वल टू 30/34। ये अब आप लोगों ने खुद समझना है कि जो पहले लिखा होगा वो राइट आई के लिए होगा और जो दूसरे टाइम पे लिखा हुआ है वो लेफ्ट आई के लिए होगा। अब ये वाली एग्जांपल हम अप्लाई करते हैं इस केस में। फ्रेम पीडी कितने हैं 66 मिलीमीटर, पहले तो हमने डिसेंट्रेशन इकट्ठी निकाल ली थी, दोनों में से माइनस कर लिया था क्योंकि यहाँ सिमेट्रिकल फेस था, यहाँ एसिमेट्री है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले फ्रेम पीडी को, कि ये जो फ्रेम है ये हमारे पास है 66 मिलीमीटर, तो हम इस फ्रेम पीडी को 2 में डिवाइड करेंगे सेंटर से, ताकि इस आंख के लिए अलग हो जाए और इस आंख के लिए अलग हो जाए। अब 66 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 33 मिलीमीटर्स। 33 मिलीमीटर का से मुराद है कि सेंटर से यहाँ तक फ्रेम के 33 मिलीमीटर है, सेंटर तक, ऑप्टिकल सेंटर तक, और यहाँ भी 33 मिलीमीटर है। अब 33 यहाँ हो गया, इधर हमारे पास क्या है 30 है इस साइड का पीडी, तो मैं क्या करूँगा 33 माइनस 30, तो मेरे पास आ गया 3 मिलीमीटर। अब डिसेंट्रेशन कितनी होगी इस आंख के लिए 3 मिलीमीटर होगी। अब इसमें 2 से डिवाइड नहीं करना क्योंकि इसमें हम अलग अलग मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 मिलीमीटर है और हमें रिक्वायर्ड कितनी है 34 है, तो 34 माइनस 33, मेरे पास डिसेंट्रेशन कितनी आ गई 1 मिलीमीटर। तो इस तरह जब आपके पास एसिमेट्रिकल फेसेस हों या आप ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहते हैं, आप मोनोकुलर पीडी मेजर करें, तो फिर आप इस तरह दोनों आंखों के लिए अलग डिसेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल में राइट के लिए 3 मिलीमीटर आई, लेफ़्ट के लिए 1 मिलीमीटर आई। इस लेंस को आप 3 मिलीमीटर डिसेंटर करेंगे, इस आंख के लेंस को 1 मिलीमीटर डिसेंटर करेंगे। फिर ये जो डिसेंट्रेशन होती है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अभी तक जो हमने डिसेंट्रेशन देखी इसमें हम या इस साइड मूव कर रहे हैं या इस साइड मूव कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रेशन है। वर्टिकल डिसेंट्रेशन क्या होगी कि या आप ऊपर मूव करें या आप नीचे मूव करें लेंस को, तो दैट इज़ वर्टिकल डिसेंट्रेशन। हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रेशन पीडी मेजरमेंट्स के लिए होती है, जब आप पीडी मैच कर रहे होंगे, फ्रेम पीडी और पेशेंट्स पीडी।
वर्टिकल होती है जब आपसे ओसी हाइट डिमांड की जाए। ओसी क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। अब वर्टिकल डिसेंट्रेशन कैसे होती है? ये हमारे पास है, ये एक हमारे पास फ्रेम है। इसकी ये वाली डायमेंशन अगर आपको याद हो, हमने कहा था हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ए होती है और जो वर्टिकल होती है वो बी होती है। अच्छा, अब इसकी जो बी डायमेंशन है, लेट सपोज वो 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर होगी तो इसका सेंटर क्या होगा? हाफ अगर मैं कर लूँ 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 मिलीमीटर हो जाएगी। तो इसकी ये जो हाइट है, ये इसका सेंटर होना चाहिए लेंस फ्रेम का, कि जो लेंस हो वो इस सेंटर में हो। 20 मिलीमीटर है यहाँ पे। जो पीडी था वो तो ये था कि हम इसको इधर उधर मूव कर रहे थे। ये एक वर्टिकल हाइट आपको बता रहे 20 हो। अब जिस पेशेंट ने ये पसंद किया फ्रेम, उसने जब इस फ्रेम को पहना तो वो कुछ इस तरह का था कि जो पेशेंट का प्यूपिल है वो इधर आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा बल्कि ऊपर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी पेशेंट का प्यूपिल ऊपर आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा। अब इस केस में आप बेशक पीडी और एफपीडी मेजर करके एक्यूरेटली रख दें, पर ऑप्टिकल सेंटर लेंस का होगा ही नीचे, क्योंकि फ्रेम बड़ा है मरीज़ के फेस के अकॉर्डिंग। तो इस केस में फिर आप ये डिस्टेंस मेजर करेंगे कि ये कितना डिस्टेंस है। ये जैसे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 20 आया था, लेट्स सपोज यहाँ से प्यूपिल तक आता है 16, तो फिर डिसेंट्रेशन कितनी होगी? 20 माइनस 16 हमारे पास आ गया 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर किस डायरेक्शन में होगी? अपवर्ड्स होगी। अपवर्ड क्यों होगी? क्योंकि लेंस मूव कर सकते हैं लेकिन आइज मूव नहीं कर सकती। तो डिसेंट्रेशन हमारे पास दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पीडी के लिए और वर्टिकल ओसी हाइट के लिए। ये अमूमन हम कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा जो होती है वो हॉरिजॉन्टल ही होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट नॉर्मली जो फ्रेम्स होते हैं वो सेंटर में ही आ रहे होते हैं अंक की। डिसेंट्रेशन की ब्लैंक साइज़ आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। ब्लैंक साइज़ ये होता है कि जो हम लेंस ऑर्डर करते हैं वो तो इस तरह गोल ब्लैंक होती है ना, उसका कितना साइज़ होना चाहिए, ये मेन बात होती है जो कैलकुलेट करनी होती है। ब्लैंक जो होती है लेंस ब्लैंक, ग्लास में भी आती है, प्लास्टिक में भी आती है। ग्लास में साइज़ आप ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते वेट की वजह से, क्योंकि वेट अगर ज़्यादा होगा तो लेंस ब्लैंक भारी हो जाएगा। लेंस जब शीशा लगेगा फ्रेम्स में, शीशा इतना भारी होगा तो मरीज़ कंफर्टेबल नहीं होगा। तो जो ग्लास में ब्लैंक साइज़ होती है इतनी बड़ी नहीं आप बना सकते। प्लास्टिक में आप बड़ी बना सकते हैं, क्यों? प्लास्टिक लाइट इन वेट होता है और आजकल तो हम यूज़ ही प्लास्टिक करते हैं, ग्लास को अवॉइड किया जाता है, बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अब ब्लैंक साइज़ ऑर्डर कैसे करनी है? ये होता है MBS। MBS मतलब मिनिमम ब्लैंक साइज़। ये ऑप्टिशियन का काम होता है, कोई जब भी कोई ऑर्डर ले तो साथ MBS लिखे कि उसे कितनी चाहिए, मिनिमम ब्लैंक साइज। इसका फार्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड डिसेंट्रेशन। रिक्वायर्ड डिसेंट्रेशन कितनी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेट सपोज हमारे पास डिसेंट्रेशन हमें रिक्वायर्ड है 2 मिलीमीटर्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मिलीमीटर आ गया, प्लस वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फ्रेम। जो उसने फ्रेम पसंद की है, लेट सपोज वो यूं है, अब आपने देखना है कि फ्रेम का वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, लेंथ वाइज मेजर करना है स्केल से। ये लेंथ बड़ी है, ये लेंथ बड़ी है, ये लेंथ बड़ी है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जहाँ से आप मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये वाली लेंथ सबसे बड़ी मुझे मिली, तो दिस विल बी वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फ्रेम। ये मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास आई 50 मिलीमीटर, तो मैं लिख दूंगा 4 + 50 मिलीमीटर। वाइडेस्ट पार्ट का दूसरा नाम होता है इफेक्टिव डायमीटर। ये अपने पास लिख लें, मैंने यहाँ इसमें नहीं ऐड किया हुआ। इफेक्टिव डायमीटर।
और इसको लिखते कैसे हैं, ईडी। जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपने ईडी मेंशन किया होगा सिर्फ, ये नहीं है कि आप इफेक्टिव डायमीटर या वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फ्रेम लिख रहे हो। ईडी इफेक्टिव डायमीटर प्लस फिर ग्लेजिंग होता है। ग्लेजिंग होता है कि जब आप लेंस कटिंग करेंगे हो सकता है कुछ पार्ट आपसे लॉस हो जाए, तो ये वेरिएबल होता है। इसको आप 1 मिलीमीटर भी रख सकते हैं, 2B, 3B, 4B, डिपेंडिंग अपॉन फ्रेम कैसे। एक आर्बिट्रेरीली हम इसे 2 मिलीमीटर कंसीडर करते हैं, पर याद रखिएगा इट कैन बी एनी 1, 2, 3, 4, तो 2 इसके लिए ऐड कर देते हैं ताकि अगर कटिंग भी हो तो हमें नुकसान ना हो। तो टोटल हमारे पास कितनी ब्लैंक साइज बन जाएगा, 56 मिलीमीटर बन जाएगा। इस तरह हम ब्लैंक साइज कैलकुलेट करते हैं। अब आप ऑर्डर करेंगे तो आप लिखेंगे हमें लेट्स सपोज +2 का लेंस चाहिए, +2 लेंस विद MPS कितने, 56 मिलीमीटर्स। फिर ये एग्जांपल एक और लिखी हुई है मैंने। अब आपने जो फ्रेम था वो है 70 मिलीमीटर उसका साइज़ है, और उसकी जो PD है 34 और 28। अब 34 से क्या मुराद होगा कि दिस इज़ राइट आई, और 28 का क्या मतलब होगा, ये लेफ़्ट आई है। अभी हम ब्लैंक साइज दोनों के लिए कैलकुलेट करते हैं। फ्रेम PD का अगर आपको फार्मूला याद हो, हमने पढ़ा था A डायमेंशन होती है और प्लस हमारे पास DBL होता है। तो A डायमेंशन सपोज कर ले हमारे पास 60 है और हमारे पास DBL जो है वो 10 है। जो A डायमेंशन होती है अमूमन वही इफेक्टिव डायमीटर भी अमूमन होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो होती है लेंथ फ्रेम की वो बड़ी होती है, पर ये मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो अब आप इसमें मोनोकुलर PD दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है कि यहाँ से नोज से यहाँ तक प्यूपिल के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास 34 है, और यहाँ दिया हुआ है कि हमारे पास सेंटर से लेके प्यूपिल के सेंटर तक डिस्टेंस 28 है। तो पहले मैं डिसेंट्रेशन कैलकुलेट करूँगा, क्यों, फार्मूले में डिसेंट्रेशन आती है। डिसेंट्रेशन का अभी 70 है, 70 फ्रेम PD है, तो अगर मैं इसको सेंटर से डिवाइड करूं तो एक साइड पे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और इस साइड पे कितना है, 35। टोटल कितना बन जाएगा, 70 जो लिखा हुआ है सवाल में 70 मिलीमीटर। तो 35 है और 34 इधर है, तो डिसेंट्रेशन राइट आई के लिए कितनी होगी, 1 मिलीमीटर होगी, और लेफ्ट आई के लिए कितनी होगी, 35 माइनस 28, 7 मिलीमीटर होगी। अब लेट सपोज इस फ्रेम का जो इफेक्टिव डायमीटर है वो भी 60 है। तो अब जब मैं लेंस ऑर्डर करूंगा, अब उसी फार्मूले पे आते हैं, रिक्वायर्ड डिसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 2। डिसेंट्रेशन कितनी रिक्वायर्ड है, 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, प्लस वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फ्रेम या इफेक्टिव डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर कितना है, 60 है, वो दोनों में सेम रहता है, इफेक्टिव डायमीटर नहीं चेंज होता। 60 आ गया, 2 मिलीमीटर ग्लेजिंग के लिए होता है, मैं लेट्स सपोज कंसिडर कर रहा हूँ 3 मिलीमीटर। इसी तरह इधर में आ जाऊँगा तो डिसेंट्रेशन कितनी है, 7 है, मल्टीप्लाई बाय 2 14, प्लस 60 वही आ गया इफेक्टिव डायमीटर, और ग्लेजिंग के लिए 3। जब मैंने सम करेंगे तो यहाँ हमारे पास 65 मिलीमीटर आ जाएगा, ये हमारे पास MBS आया। और इसी तरह इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 77 आता है MBS। अब देखिए, अब एक ही हमारे पास पेशेंट है, एक ही तरह का उसके पास फ्रेम भी उसने सेम ही लिया है, लेकिन जो ब्लैंक साइज़ है वो राइट आई के लिए 65 मिलीमीटर है और लेफ़्ट आई के लिए 77 मिलीमीटर है। इतना जो डिफरेंस आया क्यों आ रहा है, फेशियल एसिमेट्री की वजह से, कि यहाँ PD 34 है और यहाँ PD 28 है।